व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट या फिर एक घर बनवाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि सारे मटेरियल की तरह स्टील भी कंस्ट्रक्शन का एक मेजर पार्ट है। यहाँ अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई तो आपका बजट बढ़ सकता है। आज का ये टॉपिक जो कि रोलिंग मार्जिन का है वो इसी से संबंधित है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस टॉपिक को मैंने दो भाग में बांट रखा है। आज पार्ट 1 में जिसमें हम रोलिंग मार्जिन को समझेंगे, पार्ट 2 में हम कोड का रेफरेंस लेके आपको विशेष रूप से समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रोलिंग मार्जिन होता क्या है। रोलिंग मार्जिन के बारे में आपको IS कोड 1786 2008 में विशेष रूप से एक रेफरेंस के लिए आप IS 1786 2008 को देख सकते हैं। चलिए समझते हैं व्हाट इज रोलिंग मार्जिन। तो रोलिंग मार्जिन इज द permissible deviation in the actual weight of a steel bar from its standard or theoretical weight। अब देखिए, जैसा यहाँ मैंने लिख रखा है उससे आप क्लियर मेंशन हो रहा है कि आपका जो रोलिंग मार्जिन है, जो कि आपका स्टील है, स्टील का जो एक एक्चुअल वेट है, जब आप साइट्स पे कहीं से स्टील को मंगवाते हैं, परचेज करते हैं, तो वहाँ पर जो वेट होता है और उसका जो थ्योरेटिकल वेट होता है, जो थ्योरेटिकल वेट का फॉर्मूला है D²/162। इस फॉर्मूला से जो भी वेट फाइंड आउट होता है और जो आपका एक्चुअल वेट होता है, अगर उसके बीच में कोई डेविएशन है तो IS 1786 2008 में एक परमिसिबल डेविएशन को एक्सेप्ट किया गया कि अगर उसके बीच में आपके एक्चुअल और थ्योरेटिकल के बीच में अगर इतना परसेंटेज का डेविएशन है तो वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। अब देखिए समझते हैं, दिस इज वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। अगर इसमें जो वेरिएशन आता है वो क्या किया जाता है, परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो आपकी रोलिंग मार्जिन होती है वो बेसिकली परसेंटेज में होती है। और ये किसका परसेंटेज होता है, परमिसिबल डेविएशन इन द एक्चुअल वेट ऑफ स्टील बार फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड और थ्योरेटिकल वेट। मतलब आपका जो थ्योरेटिकल वेट जो IS 1786 में जो डिफाइन किया गया है उसके और जो आपके एक्चुअल वेट के बीच में जो आपका परसेंटेज आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग मार्जिन बोलते हैं। दिस इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी, सेफ्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि दिस इज ए क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी, सेफ्टी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। आप अगर रोलिंग मार्जिन आपका जो परमिसिबल लिमिट से अगर बाहर जा रहा है तो इससे क्या होगा, आपके वर्क में जो क्वालिटी मेंटेन होना है वो नहीं मेंटेन होगा, आपकी सेफ्टी, स्ट्रक्चर का जो सेफ्टी है वो मेंटेन नहीं होगा, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेंटेन नहीं होगा, और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जो होगा, क्या कहते हैं कि बजट आपका जो होगा वो एक्सीड कर सकता है। चलिए अब समझते हैं कि रोलिंग मार्जिन का कारण क्या है। व्हाट कॉजेज रोलिंग मार्जिन। रोलिंग मार्जिन का कारण क्या है। सबसे पहला तो है मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस। जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहाँ पर रोलिंग प्रोसेस के थ्रू जो हमारी स्टील रेनफोर्समेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, द रोलिंग प्रोसेस विच रिड्यूसेज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए स्टील बिलेट बाय पासिंग इट थ्रू द रोलर कैन रिजल्ट इन स्लाइट वेरिएशन इन द बार डायमीटर एंड वेट। अभी क्या, जब वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वहाँ पर डाया रहता है, जो वहाँ पर डाया होता है उसमें क्या होता है, या रोलर होता है, उसमें क्या होता है, डैमेज होता है, या उनका क्या होता है कि वो कैलिब्रेटेड नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल डाया होना चाहिए या तो उससे ज़्यादा हो जाता है या उससे कम हो जाता है। जब आपका डाया कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि आपका वेट भी क्या होगा, डेविएट करेगा। तो इसलिए जो अब आपको फार्मूला के थ्रू जब आप निकालेंगे वेट और जब आप एक्चुअल वेट होगा, उन दोनों के बीच में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। दूसरा रीज़न क्या है, वियर एंड टीयर। ओवर टाइम द डाइस एंड द रोलर्स इन ए स्टील मिल वियर डाउन
which can cause the size and shape of the manufactured bar to drift from the intended specification। अभी ये बोल रहा है कि टाइम टू टाइम आप अगर लंबे टाइम से कहीं मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ के डाइज एंड रोलर में क्या होता है कि उनके शेप में उनमें कुछ डिफेक्ट आता है, और उसकी वजह से क्या होता है जब आप वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है तो आपके जो स्पेसिफिकेशन है जो आपके डाया है उससे क्या हो जाता है वो वेरी करता है, और क्या होता है वो डाया जो होता है कम या ज़्यादा होने के चांसेस हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वेट वेरी करता है। अब थर्ड जो रीजन है वो है प्रोसेस वेरिएशन। डिफरेंस इन द रॉ मटेरियल कंपोजिशन, रोलिंग टेम्परेचर एंड अदर फैक्टर्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन ऑल्सो कॉज माइनर वेरिएशन इन द फाइनल प्रोडक्ट। अब अगर मान लीजिए कि जो हमारी परसेंटेज होती है कार्बन की परसेंटेज और जो भी हमारे स्टील में जो परसेंटेज होता है, अगर उस रॉ मटेरियल में या रॉ मटेरियल की क्वालिटी पे या वहाँ के टेम्परेचर जब रोलिंग कर रहे हैं तो वहाँ का जो टेम्परेचर मेंटेन करना है उस पर या किसी भी क्वालिटी वर्क पे अगर थोड़ा सा भी डेविएशन आता है तो उससे क्या होता है हमारे प्रोडक्ट पे भी डेविएशन आने के चांसेस होते हैं, जिससे कि है कि वेरिएशन उसमें वेट में आ सकता है। अब चलिए समझते हैं कि रोलिंग मार्जिन का हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे इम्पैक्ट कैसे है। अब रोलिंग मार्जिन को हम लोग इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, तो पहले समझते हैं अंडर साइज्ड बार निगेटिव रोलिंग मार्जिन। अंडर साइज्ड बार मीन्स अब यहाँ से समझ सकते हैं कि जो आपकी स्पेसिफाइड है जैसे 8 mm 10 mm की जो डाया है, अगर वो स्पेसिफाइड है 10 mm, अगर वो 10 mm की जगह 9 mm 8 mm का आपका अगर एक्चुअल में आपके साइट पे डिलीवर हुआ है तो वो क्या कहलाता है अंडर साइज्ड। तो उसमें क्या होगा कि जब आपकी जो थ्योरेटिकल वेट होगी वो ज़्यादा होगी और एक्चुअल वेट क्या होगी कम होगी। इफ़ द एक्चुअल वेट जैसे यहाँ दिखा हुआ है, इफ़ द एक्चुअल वेट इज लेस देन द थ्योरेटिकल वेट, जो आपका d² बाई 162 के थ्रू जो भी आपका थ्योरेटिकल वेट निकलेगा और जो साइट पे एक्चुअल वेट होगा, क्योंकि उसकी डाया क्या हो गई कम हो गई। अगर आप 10 mm का कोई स्टील परचेज कर रहे हैं और आपके साइट पे जो आपको 9 mm का मिल रहा है तो इससे क्या होगा कि 1 mm का आपका डिफरेंस आ रहा है, और इससे क्या होगा जो एक्चुअल वेट होगा वो क्या होगा थ्योरेटिकल वेट से कम होगा, तो उसे क्या कहते हैं अंडर साइज्ड बार। द बार इज कॉल्ड अंडर रोल्ड। दिस मीन्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज स्मॉलर देन स्पेसिफाइड। जो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया थी जो स्पेसिफाइड होनी चाहिए जी थ्योरेटिकली, वो प्रैक्टिकली जो साइट पे अवेलेबल है वो क्या है कम है, विच कैन कंप्रोमाइज द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट कॉन्क्रीट मेंबर एंड मेक इट वीकर दैन इंटेंडेड। अभी क्या है कि जब आपको मान लीजिए कहीं 16 mm का डाया लगाना है और साइट पे आपका जो 16 mm आपने जो परचेज किया है और साइट पे वो क्या है 14 mm का है, तो क्या हुआ इसकी क्रॉस सेक्शन क्या हो गई 2 mm की कम हो गई, और जब 2 mm की क्रॉस सेक्शन कम हो गई तो वेट कम हो गया। वेट कम होने से क्या होगा उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो गई, और स्ट्रेंथ कम होने से हमारा क्या हुआ स्ट्रक्चर क्या हो गया, स्ट्रक्चर भी क्या हो गया उसकी भी स्ट्रेंथ कंप्रोमाइज हो गई। चलिए नेक्स्ट क्या ओवर साइज बार पॉजिटिव रोलिंग मार्जिन। अभी क्या है कि अगर मान लो आप कि कोई डाया 8 mm का है, थ्योरेटिकली आपने निकाला d² बाई 162 के से आपने 8 mm का क्या किया वेट निकाला, बट अभी क्या है कि जब आप साइट पे कहीं से परचेज करके जब स्टील साइट पे डिलीवर कराए तो ये 8 mm क्या हो गया ये 9 mm है, ये अब 8 mm एक्चुअली क्या है 9 mm का आपको डिलीवर हुआ है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा देखो पहले इसको समझते हैं। इफ़ द एक्चुअल वेट इज मोर देन द थ्योरेटिकल वेट, मतलब जो d² बाई 162 से जो वैल्यू आ रही है वेट किसी भी 1 मीटर पीस की या कोई भी कितनी भी लेंथ की स्टील की जो थ्योरेटिकल वेट आ रही है, अगर उसका एक्चुअल वेट जो है जो साइट पे डिलीवर हो रहा है अगर वो एक्चुअल वेट ज़्यादा है थ्योरेटिकल वेट से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओवर रोल्ड या ओवर साइज बार, जिसको हम लोग पॉजिटिव रोलिंग मार्जिन भी बोलते हैं। वाइल दिस प्रोवाइड्स मोर स्ट्रेंथ it increases the total steel consumption of a project leading to the higher material cost of the contractor। अब जैसे कि जो अंडर साइज वाले में क्या था कि अगर आपकी क्रॉस सेक्शन कम हो रही है तो वहाँ क्या हो रहा है स्ट्रेंथ भी कंप्रोमाइज हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका जो डाया है वो डाया क्या कर रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ तो बढ़ जा रहा है बट
कंजम्पशन ऑफ स्टील क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। जहां हम लोग 8 mm का यूज करना है, अब अगर वहां पर 9 mm का यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, स्टील का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। और वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में जब आप रिकनसाइल करोगे फाइनल बिल में, जब आप फाइनल बिल के बाद रिकनसाइल करोगे साइट पे अपने एक्सपेंसेस को, अपने जो भी मटेरियल आ रहे हैं उनको जब आप रिकनसाइल करोगे तो आप देखोगे कि अभी तो अगर छोटे लेवल पे बात करें तो वो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 8 mm 9 mm में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। बट अगर इसे आप जब आपकी प्रोजेक्ट 50 करोड़ की 100 करोड़ की प्रोजेक्ट है तो आप वहाँ पर देखेंगे कि ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ के जाएगा। और ये आपको उस समय लगेगा कि ये 1 mm कितना मायने रखता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपने बजट को, अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।